नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर मैं निधि श्रीवास्तव। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। It's a win-win agreement, and I can assure the people of India that under Prime Minister Narendra Modi's very focused approach and guidance towards making India a greater player on the world stage, we are negotiating free trade agreements and comprehensive partnerships strategically with countries who have significant incomes, with countries who offer large market opportunities. These agreements will play a very important role in the Amrit Kaal as we all work collectively as a nation of 1.4 billion people, as 140 crore Indians work towards our goal of Viksit Bharat 2047. एक फोन कॉल और दो देशों के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर सोमवार को मुहर लग गई है। इसे ऐतिहासिक समझौते से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई, जो भारत के व्यापारियों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई है। ये समझौता इसलिए खास है क्योंकि इसके तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले करीब 95% सामानों पर आयात शुल्क या तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है या फिर काफी हद तक कम कर दिया गया है। न्यूजीलैंड ने ये डील भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को देखते हुए की है। इस समझौते का सीधा असर आम भारतीय ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। न्यूजीलैंड से आने वाले ताजे फल, विशेष रूप से कीवी और सेब पर अब काफी कम टैक्स लगेगा। इसके अलावा ऊन और उससे बने प्रोडक्ट्स, लकड़ी और कुछ खास किस्म के डेयरी आइटम भी सस्ते हो जाएंगे। न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक 50% से ज्यादा सामानों पर डे 1 यानी समझौते के पहले दिन से ही कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड से आने वाले आधे से ज्यादा सामान बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के भारतीय बाजार में बिक सकेंगे। इस डील से न्यूजीलैंड के एक्सपोर्टर्स को भारत में मिडिल क्लास तक आसान पहुंच मिल जाएगी। FTA से दोनों के बीच रिश्ता और मजबूत होगा, द्विपक्षीय कारोबार को मजबूती मिलेगी, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों ही देशों के निवेशकों, कारोबारियों, किसानों, स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए अलग अलग सेक्टरों में नए रास्ते खुल सकेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस व्यापारिक समझौते को लेकर 10 साल से बातचीत रुकी हुई थी। मार्च 2025 जब PM लक्सन भारत दौरे पर आए थे, तभी दोनों देशों ने दोबारा इस पर चर्चा शुरू की और महज 9 महीने के भीतर ही इसे फाइनल कर दिया गया। आपको बता दें कि कोडीन कांड पर यूपी विधानसभा में सपा और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं हुई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार में ही लाइसेंस जारी हुआ था। इस पर भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का आगाज जब इस जबरदस्त हंगामे की तस्वीरों के साथ हुआ, तभी यह तय हो गया कि कोडीन सिरप का मामला अब यूपी विधानसभा के भीतर जमकर गूंजेगा। सपा ने विधानसभा के गेट से लेकर सीढ़ियों और सदन के भीतर का कोई भी कोना जब कोडीन मामले के विरोध के लिए नहीं छोड़ा और सदन के बाहर और भीतर कब सिरप विवाद पर जमकर हंगामा किया, तो सीएम योगी ने सदन में खड़े होकर एक एक पॉइंट के साथ अपनी बात रखते हुए मामले को परत दर परत खोलते हुए पूरी हकीकत को सबके सामने खोल कर रख दिया। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में NDPS के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। सीएम ने सपा के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि यूपी में कोडीन कफ सिरप से मौत का कोई मामला नहीं हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इसके सबसे बड़े होलसेलर को लाइसेंस सपा सरकार में ही जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले STF ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था।
देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कोडीन कप सिरप मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठाते रहे हैं, जिसे सपा विधायक अतुल प्रधान भी सोमवार को सदन के सामने दोहराते दिखाई दिए। मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। अतुल प्रधान ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की डिमांड करते हुए सरकार पर जो तंज कसा, उस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए जवाब करारे पंच के साथ दिया। इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है, कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। इसके साथ ही साथ सीएम योगी ने अपने बयान के दौरान सदन के सामने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया। सीएम ने बताया कि 134 छापेमारी की कार्रवाई हुई है, 79 अभियोग दर्ज किए गए हैं, 225 अभियुक्तों को नामजद किया गया है और 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बात करें बिहार की, तो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बिहार की राजनीति, विकास एजेंडा और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम चर्चा हुई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर इस बातचीत को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। ऐसे में इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई। बिहार में खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। वर्तमान में नीतीश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 25 मंत्री हैं, जबकि कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में 10-11 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी इस मुलाकात के दौरान वहां मौजूद रहे। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव से पहले कई वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात कही थी। ऐसे में आने वाले केंद्रीय बजट से पहले ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस यूपी बजट में विधानसभा के औद्योगिक शीतकालीन विकास, सत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए विशेष आवंटन किया गया है। इस बजट में किन किन क्षेत्रों के लिए कितना बजट है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,486.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में विशेष रूप से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर सेक्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नगर विकास, टेक्निकल शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, मेडिकल शिक्षा और गन्ना एवं चीनी मिल उद्योग के लिए विशेष बजट का आवंटन किया गया है। जहां पर किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता है उसको बजट में समाहित किया गया है और एक सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश का यह अनुपूरक बजट समर्पित है। उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी का संकल्प है और आज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना है वो लगातार चेन ऑफ इवेंट्स है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का परसेप्शन एक बीमारू प्रदेश से एक प्रोग्रेसिव प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और हर तरह से उत्तर प्रदेश को लोग रोल मॉडल मान के यहाँ की योजनाओं का, यहाँ की कार्यशैली का अपने वहाँ अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है।
वहीं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि ये अनुपूरक बजट हमारे विकास को गति देगा और इसे और तेज करेगा। अनुपूरक बजट हमारे विकास की गति को और तेज करेगा। एक सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश का ये अनुपूरक बजट समर्पित है। उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी का संकल्प है। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। कुल बजट में से 18,389.30 करोड़ रुपए राजस्व लेखा व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो योजनाओं के संचालन और प्रशासनिक कार्यों में खर्च होंगे। वहीं 6,127.68 करोड़ रुपए पूंजी लेखा व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसका सीधा उपयोग नई संपत्तियों के निर्माण, सड़कों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में इस समय सियासत जोरों पर है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का ऐलान किया है। 2026 में चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का दावा करते हुए उन्होंने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कही है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट में। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। JUP जनता उन्नयन पार्टी, जनता जन्नो पार्टी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की रेप्लिका की नींव रखने वाले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी JUP का ऐलान करने के बाद ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जो बयान दिया है, उससे पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले तापमान बढ़ गया है। हुमायूं ने बेलडांगा में आयोजित जनसभा के दौरान जनता उन्नयन पार्टी यानी JUP के गठन का ऐलान करते हुए अभी से 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मेरे पास तो 30 उम्मीदवार रेडी है, लेकिन मैं कितना किया, 7 किया। मैं दोनों सीट में और 5 7 डिक्लेयर किया। मैं चाहते तो 30 उम्मीदवार ओपन कर सकते, लेकिन मैं रोक दिया। हुमायूं कबीर ने साफ किया कि 2026 विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 294 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं हुमायूं कबीर ने नई पार्टी के ऐलान पर बीजेपी और टीएमसी तंज कसती नजर आ रही है। कुछ तो इफेक्ट करेगा, लेकिन ये पार्टी का नाम थोड़ा गलत कर दिया वो एक्चुअली जामात पार्टी है, जामात उन्नयन पार्टी है। ये कम्प्लीटली जो रेडिकलिज्म चल रहा है बांग्लादेश, उसको पश्चिम बंगाल में लाने के लिए जिसको खुश हुआ वो किया है। हमारा क्या हुआ कि दल करबे तो हमार की नहीं, कुमार को भी दल करते हमार की वजह। जो दीदी बोल आपको, उसको ज्यादा बोलने का औकात हमारा नहीं है। हुमायूं कबीर का सियासी सफर शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा है। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले हुमायूं कबीर ने कभी टीएमसी तो कभी बीजेपी में सियासी पर्यटन किया। ऐसे में टीएमसी से निकाले जाने के बाद नई पार्टी की शुरुआत करने वाले हुमायूं कबीर की इस सफर पर सबकी नजर रहेगी। और अब खबर प्रदेश से। श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और ये कानून बन गया है। इस कानून से मंदिर प्रबंधन के लिए विशेष ट्रस्ट बनेगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। पूरी जानकारी हमारे इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पास हुआ उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। विधेयक को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई है। हर साल लाखों भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुव्यवस्थित प्रबंधन की जरूरत लंबे समय से यहां महसूस की जा रही थी। सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने से मंदिर संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। नया कानून क्या कहता है, आइए ये भी जान लेते हैं। नए कानून के तहत श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रशासन के लिए एक विशेष ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य होंगे, जिनमें 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य शामिल रहेंगे। मनोनीत सदस्यों में वैष्णव परंपरा से जुड़े संत महात्मा, धर्म शास्त्रों के जानकार, सनातन धर्म के प्रतिनिधि और सेवायत गोस्वामी समाज के सदस्य होंगे। वहीं पदेन सदस्यों में मथुरा के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त
और अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए जाएंगे। सरकार ने इस ट्रस्ट के जरिए भक्तों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए अलग दर्शन पथ, बेहतर भीड़ प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता, प्रसाद वितरण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने की योजना भी है। इस कानून से प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को भी गति मिलने की उम्मीद है। इससे वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर अनुभव मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, और मैं पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य मंदिर की धार्मिक मान्यताओं या परंपराओं में हस्तक्षेप करना नहीं है। स्वामी हरिदास जी की परंपरा से चली आ रही पूजा पद्धति, सेवाएं, उत्सव और अनुष्ठान पहले की तरह ही जारी रहेंगे। ट्रस्ट केवल प्रशासनिक और प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। नए कानून के तहत मंदिर की सभी चल अचल संपत्तियां, चढ़ावा, दान और आय ट्रस्ट के अधीन होंगे। इससे मंदिर के फंड्स के पारदर्शी उपयोग और रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सकेगा। बांके बिहारी जी के लाखों भक्तों के लिए ये कानून मंदिर प्रशासन में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। वृंदावन के बाद बात करेंगे अरावली की, लेकिन पहले एक ब्रेक। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली विवाद पर साफ किया है कि एनसीआर में किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया और सियासी दावों में फैली अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया। पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का ये बयान उन सभी विवादों और कयासों पर सीधा विराम है जिनकी वजह से बीते कुछ दिनों से अरावली की पहाड़ियां सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई थी। सोशल मीडिया हो या सियासी गलियारा, कोई सड़क हो या चौबारा, हर ओर अरावली के मुद्दे पर लोग मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे और अरावली बचाने के लिए अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि वो इस सच्चाई से अनजान थे। अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद भी कोई माइनिंग नहीं है। दरअसल देश भर में ऐसी अफवाहें फैली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को नई परिभाषा को मंजूरी दी है और अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव कर इसमें बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी है। इसको लेकर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें ये दावा किया गया है। देश प्रदेश में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं।
लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने वाले इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 25 यूनिवर्सिटी की नकली डिग्रियां तैयार कर 1500 से अधिक लोगों को बेची और अब पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा किया है। गोमती नगर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी साल 2021 से फर्जी डिग्री तैयार कर बेच रहे थे। गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अयोध्या के पूरा कलंदर निवासी सत्येंद्र द्विवेदी, उन्नाव के बीघापुर निवासी अखिलेश कुमार और लखीमपुर खीरी के ईशा नगर निवासी सौरभ शर्मा के रूप में हुई है। गिरोह का मास्टरमाइंड सत्येंद्र द्विवेदी है। अब आइए पूरा मामला क्या है वो भी समझ लेते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि गोमती नगर इलाके में एक कैफे में डिग्रियां बनाई जा रही हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि छात्रों को उनकी जरूरत के हिसाब से फर्जी डिग्री देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके छात्र प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। कोर्स के हिसाब से डिग्री में रुपए लिए जाते हैं और साथ ही 15,000 से 4 लाख तक का उसको बेचा जाता है। आरोपी पैसे लेकर पीएचडी से लेकर बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीए, एमए की डिग्री देते थे। आरोपी अब तक 1500 लोगों को फर्जी डिग्री दे चुके हैं, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक गिरोह थाना क्षेत्र में सक्रिय है जो फर्जी डिग्री बना के स्टूडेंट्स को देने का कार्य करता है और उनके साथ धोखाधड़ी करता है। इसमें 3 व्यक्ति जिनका नाम सत्येंद्र द्विवेदी है, अखिलेश कुमार और सौरभ शर्मा है, इनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करी गई है। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये छात्रों से कुछ पैसे प्राप्त करके उन्हें इस तरह की फर्जी डिग्रीज देते हैं जो प्राइवेट नौकरियों में छात्रों द्वारा लगा के नौकरी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनके कुछ साथी हैं जो और जगह भी कार्य कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस को आरोपियों के पास से 25 यूनिवर्सिटी की 923 डिग्री मिली है। 15 अलग अलग यूनिवर्सिटी की मोहरें, 65 डिग्री बनाने वाला पेपर और 6 लैपटॉप सहित डिग्री बनाने का सामान मिला है। अब पुलिस फर्जी डिग्री लेने वालों का डाटा भी तैयार कर रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में, एक छोटे से अंतराल के बाद। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। मामला अब कानूनी और सियासी बहस में है। पूरी खबर देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट के इस कदम के बाद मामला एक बार फिर कानूनी और सियासी बहस के केंद्र में आ गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की उस याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित सभी आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र टुडेजा की अदालत में हुई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 के लिए तय कर दी है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि गांधी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद ही अदालत तय करेगी कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप किया जाए या नहीं। बता दें कि जिस नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, वो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि निचली अदालत ने कानून की गलत व्याख्या की है और अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो इसका असर कई अन्य मामलों पर भी पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्पष्ट है कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी ताप और बढ़ सकता है। बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर 2016 में हुए मां बेटी गैंग रेप मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 1.81 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित मां और बेटी को दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। बुलंदशहर नेशनल हाईवे 91 पर वर्ष 2016 में मां बेटी से गैंग रेप मामले में सोमवार को कोर्ट ने सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1.81 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ओम प्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित मां बेटी को दी जाएगी। और अब आइए पूरा मामला क्या था ये भी जान लेते हैं। 29 जुलाई 2016 की रात को एक परिवार गाजियाबाद से शाहजहांपुर जा रहा था। कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर लोहे की वस्तु फेंककर उसे रोक लिया। परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी से गैंगरेप और परिजनों से लूटपाट की गई। लापरवाही पर एसपी समेत 19 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। पुलिस के बाद मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने न्यायालय में 6 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एक अभियुक्त सलीम की 15 दिसंबर 2019 को जेल में बीमारी से मौत हो गई थी। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। न्यायालय ने साक्ष्यों, पीड़ितों का बयान और वकीलों की जिरह के बाद ये फैसला सुनाया था। पांचों के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। अच्छा, किस तरह के साक्ष्य थे और आपकी दलीलों में से कौन सी ऐसी दलील रही जो मील का पत्थर साबित? कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था। अच्छा, कोर्ट ने किसी तरह की इस मामले में कोर्ट माननीय न्यायालय ने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो हेमंत से इस तरह के राक्षस हैं उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई थी उनमें कन्नौज जिले के निवासी जुबैर उर्फ सुनील और साजिद पुत्र वाहिद, फर्रुखाबाद जिले के निवासी धर्मवीर उर्फ राका और सुनील उर्फ सागर और नरेश उर्फ संदीप शामिल हैं। न्यायालय ने 5 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने देश भर के इंटरनेट यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। करीब 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने पासवर्ड बदलने, 2FA चालू रखने और संदिग्ध लिंक से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। क्या आपको अपने ईमेल अकाउंट हैक करने का डर है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पासवर्ड लीक आपकी पूरी डिजिटल पहचान को खतरे में डाल सकता है? जी हां, देश भर के इंटरनेट यूजर से जुड़ी एक और बड़ी गंभीर चेतावनी सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने देश भर के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक करीब 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक होने की आशंका जताई गई है। साइबर पुलिस के मुताबिक अगर किसी का ईमेल अकाउंट हैक हुआ है तो सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट तक पहुंच आसान हो सकती है। यानी एक भूल, एक चूक
और आपका पूरा डिजिटल जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए एमपी स्टेट साइबर ने देश भर के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अब देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।